प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने मैथ्स का क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर हम लोग ये 3 टॉपिक के बारे में पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं स्टडी प्लान। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए, ये 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। पहला टॉपिक है रिलेशन, दूसरा है फंक्शन और तीसरा है बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलेशन से। तो रिलेशंस में सबसे पहला टॉपिक होगा रिलेशन। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन के इंट्रो को देखेंगे कि रिलेशन है क्या। ठीक है, रिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा आएगा इसी में, ये आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ इसके जो टाइप्स है वो सब देखेंगे। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमें 12th में पढ़ना है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम अपने दूसरे पार्ट में इन करेंगे और ये है हमारा फंक्शन। फंक्शन में भी हम 2 तरीके पढ़ेंगे फंक्शन के, यानी 2 टाइप्स। एक पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन और दूसरा पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और उसके बाद हम लोग चैप्टर के लास्ट में चलेंगे और लास्ट का हिस्सा है बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है स्टडी प्लान जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट होते हैं रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए, आपके मन में ये आ रहा होगा कि रिलेशंस है क्या। तो रिलेशंस को अच्छे से समझने से पहले ना, उसमें कुछ टर्म यूज होने वाला है, तो हम उन टर्मों को रिकैप करते हैं। रिकैप मीन्स ये कि हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कार्ट देखो, ये आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट दे रखा होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, 2 सेट्स। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अच्छा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 सेट्स का, ये क्या होता है। तो देखिए, आप सपोज करिए कि हमारे पास 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। तो इफ ए इज इक्वल टू, देखो हमने ए को लिया, ए कॉमा बी, ये ए और जो बी है ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, एंड अब हमारे पास दूसरा सेट है बी, और बी को हमने ले लिया 1,2। ठीक है, 1,2। तो अब हमारे पास 2 सेट्स आ गया, एक ए और एक बी। देन ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? देन ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए सेट लिखा है उसे लिख लेंगे। तो ये रहा ए हमारा, ए कॉमा बी। और उसके बाद दूसरा सेट्स भी लिख लेंगे क्रॉस लगा के बी। तो बी है हमारा 1,2। हमने दोनों सेट को लिख लिया। अब हमारा काम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल लेंगे और दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ जोड़ा बना बना के रख देंगे। तो देखिए, पहले सेट का पहला एलिमेंट है ए, हमने उठाया इसे ए और इसे रखेंगे ए कॉमा 1 पहले दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ, फिर रखेंगे ए कॉमा 2 यानी दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, कहानी हो गया खत्म। दूसरे सेट में और कोई एलिमेंट है नहीं तो ए को हम और कहीं नहीं रख सकते। अब क्या बचा? अब ए का यानी पहले सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे बी, और फिर इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो बी कॉमा 1 और फिर कॉमा बी कॉमा 2, बी कॉमा 2। अब देखिए, ये उसके बाद तो कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसे बंद कर दिए। ठीक है, तो इसे बंद करने के बाद यही क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। यहां पर 2 सेट्स इसलिए क्योंकि जो 2 गिवन सेट है ना, एक ए और एक बी, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
और इसके बारे में हम लोग मोस्टली कहाँ पर पढ़ते हैं, तो 11th क्लास में, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे क्या, तो यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया, और ये स्पेशली 11th का है। किसका है, 11th। तो चले अब चलते हैं और देखते हैं अगला। तो अगला क्या है, तो अगला इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा पार्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखिए यहां पे सिर्फ एक ही सेट दे रखा होगा। तो सपोज कर लो हमने लिखा इफ ए, यानी हमारे पास जो गिवन सेट है वो है ए कॉमा बी, देन ए क्रॉस ए इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, ए क्रॉस ए निकालना। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले ए के स्थान पे क्या है, ए कॉमा बी, हमने लिख लिया ए कॉमा बी, और क्रॉस बी, अब बी हमारे पास क्या है, फिर से ये भी है ए कॉमा बी, हमने इसे भी लिख दिया ए कॉमा बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो हम सेम प्रोसेस को यूज करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और बी कॉमा बी, ठीक है। ये पूरा का पूरा कहानी खत्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये है क्या, तो यहां पे देखो ये जो ए क्रॉस ए है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट, ठीक है। और इसे हम लोग दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, ये कहलाएगा सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये देखिए, ये तो आपने सीख लिया कि ये क्या कहलाएगा, सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ए कॉमा ए या ए कॉमा बी या बी कॉमा ए या बी कॉमा बी, ये दो दो एलिमेंट का एक जोड़ा दिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो अब देखते हैं, रिलेशन पढ़ने से पहले ऑर्डर्ड पेयर को जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। तो चलो देखते हैं अब हमारा अगला ऑर्डर्ड पेयर। तो अगला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग एलिमेंट से डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट्स बनता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। तो सपोज करो कि हमने लिखा ए कॉमा बी और इसे बंद कर दिया स्मॉल ब्रैकेट से, तो यही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या, ऑर्डर्ड पेयर है क्या। तो देखो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट्स है या थिंग्स है, तो क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स written in a particular order, पर्टिकुलर ऑर्डर या वे, पर्टिकुलर वे कर लेते हैं, ठीक है। रिटन इन अ पर्टिकुलर वे, कहानी खत्म। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है कि ये दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसे किसी पर्टिकुलर वे में लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा इसमें और एडिट कर लो और यहां पे दे दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स रिटन इन अ पर्टिकुलर वे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहानी खत्म। अब देखो, अब यहाँ पे दो चीज जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समझना अति आवश्यक है, वो ये, यहां पे हमने ये ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट को बी लिखा है। ये जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ये कहां से बिलोंग करता है? ये हमेशा बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, ठीक है। कहां से बिलोंग करेगा? सेकंड सेट से। उसके बाद अगला है ए, यानी जो आगे में लिखा है ए, ये इसे बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। और ये कहां से बिलोंग करेगा? फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करेगा फर्स्ट सेट से। कहां से बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट से। ये क्लियर हो गया? और उसके बाद जो ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस पूरे को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपको जो कुछ भी है, बस इतना ही याद रखना है। हाँ, उसके बाद एक अगर आप याद रखो तो एक और, वो ये कि अगर हमने लिखा है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा बी कॉमा ए के। अब आपके मन में आएगा ना कि क्यों नहीं होगा? तो देखो, हमने पढ़ा ना ऑर्डर्ड पेयर के डेफिनेशन में ही कि जो पहला एलिमेंट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का, पहले सेट से बिलोंग करता है। जो दूसरा एलिमेंट होता है ना, दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो ये जो एलएचएस साइड में लिखा हुआ है ए कॉमा बी, यहाँ पे ए है पहले सेट का एलिमेंट, बी है दूसरे सेट का एलिमेंट। और ये जो आरएचएस में लिखा हुआ है बी कॉमा ए, यहाँ पर जो ये बी है, ये है पहले सेट का एलिमेंट। पहले वाले में क्या था एलएचएस में? दूसरे सेट का एलिमेंट, ये याद रखना। और यहाँ पर जो ए है, ए क्या है? दूसरे सेट का एलिमेंट। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग सेट के है, इसलिए कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं होंगे। यहां से हमें याद रखना है कि यदि a इक्वल टू 5 हो, यानी पहला सेट 5 हो, इम्पिटी हो या नल हो, या b इक्वल टू 5 यानी b इम्पिटी या नल हो, देन a क्रॉस b हमेशा इम्पिटी या नल सेट ही होगा। और दूसरा दूसरा ये है कि इफ a क्रॉस b नॉट इक्वल टू 5, यानी a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 के बराबर नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5। यानी ना ही a इम्पिटी सेट है और ना ही b इम्पिटी सेट है। मींस ये कि a और b दोनों क्या है? नन इम्पिटी सेट है, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। ये याद रहेगा तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए या ऑर्डर्ड पेयर के लिए और रिलेशन को समझने के लिए। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर के केस में पढ़ा था कि a कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। उसी तरीके से क्या ये संभव है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट यानी a क्रॉस बी इज इक्वल टू हो b क्रॉस ए? ठीक है, तो देखो ये जो a क्रॉस बी इज इक्वल टू हो b क्रॉस ए के, क्या ये संभव है? तो हमारा एक लाइन का आंसर है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? मे और मे नॉट बी। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और लास्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि जो दो नन इम्पिटी सेट था हमारे पास, और सपोज करो कि एक का कार्डिनल नंबर है, यानी नंबर ऑफ ए है m, और जो दूसरा सेट है उसका कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू n, ठीक है, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और अगर हम लोग इसे याद रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा इस चैप्टर को समझने में। तो चलो, अब यहाँ तक जो रिलेशंस को समझने में प्रॉब्लम होता, उन टॉपिकों का रिकैप हम लोग कर लिए हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं रिलेशन है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन है क्या? तो रिलेशन का हिंदी में अर्थ होता है संबंध।
और संबंध का मतलब जो हमारे रियल लाइफ में जस्ट वैसा ही कुछ है मैथमेटिक्स, जस्ट वैसा ही है कुछ मैथमेटिक्स में। तो वो कैसे? तो ये है रिलेशन या लिंकिंग, या क्या है, लिंकिंग या कनेक्शन किसका, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और क्वांटिटीज। ठीक है, रिलेशन क्या है, लिंकिंग है या कनेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका, तो सबसे पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिंकिंग और कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग इसे फिर लिखेंगे कैसे, तो देखो इसे लिखेंगे यानी मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, तो दैट इज, जो हमारा आर होगा, ये हमेशा याद रखना, रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा किसका, अभी जो हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स उसका, यानी क्या लिखेंगे, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो फिर अब आपको तो समझ में आ गया कि ये जो आर है ये हमेशा सबसेट होगा, यानी आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सबसेट होंगे किसका, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को। तो इसी को अगर और आपको इन लार्ज करके लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे, और ए क्रॉस बी कैसे लिखते थे, ए कॉमा बी। ठीक है, सच डैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, और साथ में स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, यानी सेट ए और सेट बी से कौन बिलोंग करता था, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो यही है रिलेशन, यही क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना ये, यानी हमने जो लिख रखा है ए और बी, तो रिलेशन में देखो पहला लेटर क्या है, आर, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ए और बी के बीच रिलेशन को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, और इसके दोनों तरफ यानी बाएं और दाएं चरणों में एक तरफ लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी, और ये क्या है, तो ए इज रिलेटेड टू बी, क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी ए आर बी। और दूसरा, अगर ये रिलेशन में नहीं है तो इसे कैसे लिखेंगे, ए और बी, और इस आर को ऐसे कर देंगे, इसका मतलब हो गया ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रिलेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा, और सबसेट किसका होगा, तो ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेशंस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रिलेशन मैथ्स में वही है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, फर्क क्या है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एग्जांपल में देख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो एग्जांपल, हमने पहला एग्जांपल लिया और लिखा, क्या लिखेंगे कि रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करली ब्रैकेट के अंदर में फिर स्मॉल ब्रैकेट से करते थे, तो यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसके अंदर में लिखता हूं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सच डैट, यानी ए कॉमा बी कहां से होने चाहिए, आर से, यानी आर के एलिमेंट होने चाहिए, सच डैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी, यानी ए क्या है, बी का भाई है। तो ये रिलेशन ऐसा बन गया, देखो यानी हम पहले सेट में क्या लेंगे, सिर्फ ब्रदर्स को, और दूसरे सेट में क्या लेंगे, सिस्टर को। तो एक ये हो गया, दूसरा ऐसे बना सकते हैं, यहां पे क्या लिख लेंगे, ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ए क्या है,
बी की बहन है, राइट। अगला क्या लिख लेंगे, तो देख लो अगला लिख सकते हैं ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में बिलोंग्स टू, यहां पे आर के स्थान पे अगर मैं लिख दूं ए क्रॉस बी, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। और सच डैट एज ऑफ ए, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एज ऑफ बी, एज ऑफ बी। यानी इसमें कैसा रिलेशन है, तो जितने भी ए वाले हैं उसका एज बी वाले से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, कि अगर मैंने लिख दिया ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच डैट ए lives in the same locality as B, मीन्स ये कि ए और बी का जो सेट है वो कहाँ रहते हैं, दोनों सेम ही जगह पे, सेम ही स्थान पे या सेम ही लोकेलिटी पे रहते हैं, इन ऐसा रिलेशन है दोनों का, ठीक है। तो रिलेशंस क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि रिलेशन यानी जो आर, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन आर में जो भी एलिमेंट्स होगा वो सबसेट होगा किसका, तो दो सेट्स है, गिवन सेट रहेगा ए और बी उसका, ठीक है। तो ए और बी यानी यानी यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आर है ना, इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हमेशा आपने क्या याद करना है, तो याद रखना है, ठीक है। या फिर इसी को जब हम लोग 12th पढ़ रहे हैं ना, तो 12th में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑन अ सेट, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट या सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये तो है कहानी पूरा का पूरा ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई एग्जाम्पल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल के स्थान पे हम लोग और अभी क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में ही देख लेंगे, यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से आपको बता दिया है और ऊपर में कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के भी दिखा दिया है। तो चलो हम लोग थोड़ा बहुत और जो रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगला है कि अगर कोई रिलेशन हो ना, तो इसमें तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है, ठीक है। यानी किसी भी रिलेशंस में जो मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे, तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या, तो आपने याद रखना है, पहला है डोमेन, पहला है डोमेन, दूसरा है रेंज, और तीसरा है कोडोमेन, तीसरा है कोडोमेन, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि रेंज क्या होगा या कोडोमेन क्या होगा या डोमेन क्या होगा, तो देखिए जो डोमेन है, डोमेन हमेशा कहां से बिलोंग करेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है ना वो होगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरीके से ये जो रेंज है, अब ऑर्डर्ड पेयर में जो रेंज है, रेंज क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट लिखते थे, पहला डोमेन से बिलोंग करता है और दूसरा जो होता है वो रेंज होता है, तो क्या लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब कोडोमेन क्या है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट। अब देखिए यहां पर ना, यहां पे आपने अब हमेशा याद रखना है डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग ऐसे लिखते थे ए कॉमा बी, तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर में ये जो पहला एलिमेंट्स है,
यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना वो कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से। उसी तरीके से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट्स जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, रेंज से। और कोडोमेन क्या होता है, तो सेट्स यानी सेकंड सेट्स के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट्स। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करेंगे, तो ये सारे के सारे कोडोमेन से। तो रिलेशन में यही तीन टर्म आपने याद करना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक है। और ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट्स यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट्स वो डोमेन से बिलोंग करेगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट वो रेंज से बिलोंग करेगा, और जितने भी एलिमेंट्स है सेकंड सेट का वो कहां से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, ठीक है। तो ये है रिलेशन के बारे में सब कुछ जो हमें जानना था और हमें जो जानना चाहिए, ठीक है। अब है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रिलेशन का, या रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके के होते हैं, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, तो ये क्या है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आर। यहां पे जो हमने आर लिखा है, आर फॉर रिलेशन, ठीक है। तो ये अब इसे लिखेंगे कैसे, अब देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आर। यहां पर जो ऑल एलिमेंट्स है ना, इस एलिमेंट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो ऑर्डर्ड पेयर से। तो क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर भी बता सकते हैं, राइट। तो अब जैसे आपको लिखना होगा, तो सपोज कर लो कि कोई रिलेशन दे रखा है आर, और ये है आर, आर जो लिख रखा है वो कैसा है, ये दे रखा है, ये दे रखा होगा, कुछ स्टेटिंग प्रॉपर्टी होगा, हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंडमली कुछ लिख देता हूँ, और ये सब रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये आपको बस पता होना चाहिए, राइट। देखिए, तो कोई भी आप ले लीजिए अपने से, तो मैंने लिखा -1, 1, ठीक है, -1, 1। अगला लिखा 1, 1, और अगला लिख दिया 2, 4। तो ये सब क्या है, ये सब के सब है रोस्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो अब आपको समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। और ये आर जो यहाँ पे लिखा है ना, ये स्टेटिंग प्रॉपर्टी होता है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बस अभी यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। और ये स्टेटिंग प्रॉपर्टी होता है, जो कंडीशन दे रखा होता है उसके अनुसार लिखते हैं, ठीक है। तो चले आगे, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट स्टेटिंग प्रॉपर्टी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे किस तरीके से लिखा रहेगा, तो ये लिखा रहेगा आर इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहेगा ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और साथ में ए डॉट 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 और बी। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में मैंने डॉट 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 लगाया है, तो ये डॉट 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 का जो खाली स्थान है ये क्या बता रहा है, तो देखो अब ए और बी के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है ये बताएगा ये खाली स्थान। तो इसे क्या लिख लेंगे, स्टेटिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है, स्टेटिंग प्रॉपर्टी। इसी को रिप्लेस कर देंगे जो भी स्टेटिंग प्रॉपर्टी होगा उससे, ठीक है। तो अब देखिए रोस्टर फॉर्म में ये ऐसे लिखा था, और सेट बिल्डर फॉर्म में ये ऐसे लिखा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा है बाय एरो डायग्राम। क्या है, बाय एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या होता है, तो कोई रिलेशन दे रखा होगा, सपोज कर लो ये ऐसा दे रखा है आर इक्वल टू 1,2, 1,4, 2,4 और 3,4। तो इसे हम एरो डायग्राम के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो देखो
जितने भी यहाँ पे आपको ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट्स दिख रहा है ना, वो सारे के सारे पहले सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेट लगा लिया, एक है ए और दूसरा है बी। हमने दोनों सेट बना दिया, ए और बी नाम भी दे दिया। अब देखिए ए सेट्स में कितने हैं, 1 1 2 3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 2 3 4, राइट। और बी में इधर लिख दिया 1 2 3 4। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि ऐसा 4 सेट है। अब यहाँ पे रिलेशन कैसा दे रखा है, तो रिलेशन इसने बता रखा है आर, ठीक है। इज रिलेटेड, यानी रिलेशन है ए टू बी, ठीक है। और ये कैसा है, तो 1 का रिलेशन है 2 के साथ, यानी 1 इज रिलेटेड विथ 2। तो हमने ऐसे दिखा दिया। अब 1 का रिलेशन है 4 के साथ, तो हमने इसे ऐसे दिखा दिया। देखो यहां से 4 को भी दिखाएंगे, देख लो। तो ये हो गया 4 के साथ। उसके बाद दूसरा है 2 का रिलेशन है 4 के साथ, तो हम लोग इसे ऐसे दिखाएंगे, 2 का रिलेशन है 4 के साथ। उसके बाद 3 का रिलेशन है 4 के साथ, तो इसे भी ऐसे दिखा देंगे। और ये है 3 का रिलेशन 4 के साथ, ठीक है। तो यही है एरो डायग्राम जो आपने दिखाना है, और इस तरीके से। तो 3 सीख लिया हमने। हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म, और अब हम पढ़ रहे हैं बाई एरो डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बाय लैटिस। अब लैटिस में क्या है, तो सपोज करो कि कोई रिलेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक हमने ले लिया है, ये ऑलरेडी मैंने लिख लिया है पहले ही कि कोई रिलेशन है आर, और ये है 1,1 1,2 1,3 1,4 2,4, सॉरी 2,2 2,4 3,4 और 4,4। तो आप इसे कैसे शो करोगे, तो देखो इसको शो करने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेते हैं। तो ग्राफ पेपर आप लोगे ऐसे, ठीक है। ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस बना लोगे, तो हमने भी बना लिया एक्स और वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे, ये है हमारा x, ये है हमारा y, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे o, और इसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 लिखते थे। तो ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। 4 ही तो ब्लॉक है, इसीलिए मैं बस इतना ही ले रहा हूं। तो इधर हो जाएगा 1, इधर सॉरी इधर 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और इधर 4, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन होते तो है, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ले लेंगे यहाँ पे। देखिए ये हर एक सेक्शन पे बना दिया वर्टिकल लाइन, एक, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3 और इधर 4, ठीक है। अब क्योंकि लैटिस में हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिलेशन है उसको डॉट डॉट, अच्छा डॉट डॉट में दिखा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले याद रखना, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इधर की तरफ लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट को, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट को। सेट ए का मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट को। और इधर की तरफ लिखेंगे सेकंड सेट के एलिमेंट को, सेकंड सेट के एलिमेंट को, ठीक है। और उसके बीच में अब रिलेशन यहाँ पे देखो 1,1, तो क्रॉस सेक्शन देख लो, ये रहा 1,1, इसे बना लेंगे। 1,2 यानी एक्स है 1 और वाई है 2, तो ये रहा। उसी तरीके से 1,3 तो ये वाला पॉइंट रहा, और उसी तरीके से 1,4 ये वाला पॉइंट रहा, ये हो गया। उसके बाद है 2,2, अब ये 2 है, ये वाला पॉइंट देख लो। उसके बाद है 2,4 ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है, 2,4 के बाद है 3,4, तो 3 और 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद है 3,4 के बाद है 4,4, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये है लैटिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। तो रिलेशन में यहां तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन क्या है, ठीक है। अब उसके बाद एक आता है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये कितना बनेगा, ये जानना। तो चलो देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अब देखिए अगला जो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये क्या है, तो इसे कैसे समझेंगे, तो देखो सपोज करो कि हमारे पास दो सेट है, और पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और ए का कार्डिनल नंबर है एम। तो क्या लिख लेते हैं कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी
इज इक्वल टू n, देन कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस कार्डिनल नंबर ऑफ b, राइट। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ a है m और n है b, मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ b n, तो ये हो जाएगा m n। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेगा कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, और ये बराबर पता है क्या हो जाएगा, ये होगा 2 का पावर, यहां पर ये जो एम एन आया है ये एम एन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। और अगर आप इसे याद रखते हो तो ये बहुत ही आपके काम का है, ठीक है। इसे हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो चलो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखिए। अगर हमने 2 सेट लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं कि हमने 2 सेट लिया, तो 2 सेट कौन सा, तो हमने मान लिया कि इफ a इक्वल टू है 1,2 1,2 एंड b इक्वल टू हमने मान लिया a, b, c, ठीक है। तो देयरफॉर एन ए यानी नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, गिन लो, 1 2 एलिमेंट्स है, एंड नंबर ऑफ बी ये कितना है, ये 3 एलिमेंट्स का है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये बराबर हमने क्या पढ़ा था, 2 का पावर एम एन, तो एम एन के स्थान पे 6 है, तो ये कितना हो गया 64, ठीक है। तो कितने रिलेशन यहाँ पे बनेगा, 64। आसानी से समझ में आ गया, अच्छे से। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नया नया वीडियो आता रहे वो आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।